क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसमें हम बिग ओ कैसे फाइंड करते हैं, इसमें अपर बाउंड क्या होता है, इसमें लोअर बाउंड क्या होता है, ये सब आज हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इस लेक्चर में। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स बाय असेसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू अकम्प्लिश द टास्क फॉर विच द एल्गोरिथम्स वर डिजाइन। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, जो भी एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करते हैं, उसको अपना टास्क पूरा करने के लिए, उसमें कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितना टाइम लगता है एक एल्गोरिदम को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली टाइप है हमारे पास बिग ओ नोटेशन। इस टाइप में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है ना, एफ ऑफ एन इज बिग ओ जी ओ एन, जी ऑफ एन। ये क्या लिखा हुआ है, हम ओ के अंदर लिखते हैं ना, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है ओ ऑफ एन, बिग ऑफ एन, तो वो अंदर जो ब्रैकेट के लिखते हैं वो क्या होता है, जी ऑफ एन। ठीक है, ये होता है जी ऑफ एन, बिग ओ जी ऑफ एन। इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर सी एंड एन सच दैट, अब बिगो के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ पे फंक्शन होता है ना, जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है सी डॉट जी ऑफ एन। ये आपने चीज़ याद रखनी है, फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। अब सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास कॉन्स्टेंट। ठीक है, और जी ऑफ एन क्या है, जो हम बिगो निकालेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन ये दिया हो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो ये कि जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होती है ना, उनको आपने निगलेक्ट करना होता है। किन को निगलेक्ट करना होता है, लोअर ऑर्डर टर्म्स को। एक चीज़ ये कि आपने लोअर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है। ठीक है, मीन्स के लोअर ऑर्डर टर्म्स को भी निगलेक्ट करना है और कॉन्स्टेंट को भी निगलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपके पास बचेगा ना फंक्शन में, वो आपकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर आपके पास ये फंक्शन है तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब 3n 2n² के मुकाबले में छोटी टर्म है, लोअर ऑर्डर टर्म है। ठीक है, यहाँ पे n² है और n² हमेशा बड़ा ही होगा, साथ में चाहे 2 हो कुछ भी हो, n² इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। तो ये लोअर ऑर्डर टर्म है, इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एन क्या बचेगा हमारे पास, 2n²। ठीक है, 2n² बन जाएगा हमारे पास ये वाला। अब हमने क्या देखा था कि हमने कॉन्स्टेंट्स को भी इग्नोर करना है, तो कॉन्स्टेंट 2n² में क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ हमारे पास बिगो क्या आ जाएगा, बिगो n²। ये हमारे पास आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये है हमारे पास बिगो। यहाँ पे जी ऑफ एन क्या आ गया, जो ओ के अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं वो होता है हमारे पास जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन हमारे पास क्या आ जाएगा, n², मीन्स कि हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी है। ठीक है, अब सी एन एन आर फॉलोइंग। अब ये देखें, इसके लिए अगर हमने सी निकालना हो तो वो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें फंक्शन की ज़रूरत होती है और साथ में जी ऑफ एन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से हमने फंक्शन तो हमें ये गिवन है, साथ में जी ऑफ एन हमने खुद फाइंड कर लिया है। अब हम सी इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। अब हम फाइंड करेंगे कि इसमें हमारे पास सी क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन तो पुट किया इस इक्वेशन में, साथ में सी डॉट जी ऑफ एन हमारा निकला था n²। अब n² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैं हमने चूंकि c फाइंड करना है, तो c कैसे फाइंड करते हैं, इसकी इक्वेशन की मदद से। n² यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जब n² डिवाइड होगा तो n² से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। और 3n के नीचे n² डिवाइड होगा तो खाली 3/n रह जाएगा, और 1 के नीचे 1n² एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो अब हम n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखेंगे इसके अंदर कि अगर हम n = 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 3 + 1, ये हो जाएगा 6। तो मीन्स के c तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6।
अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास c जो है ना 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 लेट करते हैं तो c जो है ना हमारे पास 3 समथिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरह n की वैल्यू 1 से बढ़ाते बढ़ाते n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए हमारे पास क्या फंक्शन है 2 प्लस 3/n, हमारे पास फंक्शन है 3/n। अब n की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस 1/n स्क्वायर, मीन्स के 1 ओवर हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर से अगर हम इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास ज़ीरो। किसी भी नंबर को डिवीजन में अगर नीचे हमारे पास इन्फिनिटी है तो वो हो जाता है ज़ीरो, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बच गया 2। तो 2 हम कह सकते हैं कि हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल आई। इसी तरह एक और चीज़ जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपको बिगो ही कहें, बिगो इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हमें ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि आप इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाओ। तो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये बिगो ही होती है जो कि हमने ऊपर फाइंड किया, जिसमें हम कांस्टेंट को, लोअर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करते हैं और सी को कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, अब हम दूसरी टाइप की तरफ मूव करते हैं। हमारी ओमेगा एंड थीटा नोटेशन दो टाइप है, एक है बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन क्या होती है, सिमिलर टू द ये किसके होती है, बिग नोटेशन की तरह ही होती है ये, बस यहाँ पे फंक्शन जो है ना हमेशा लेस देन होता है सी डॉट जी ऑफ एन से। और यहाँ पे हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन में जो फंक्शन है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, वहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे बाकी हर चीज़ सेम है। यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन ये है तो लोअर ऑर्डर, यहाँ पे कांस्टेंट को निगलेक्ट किया, लोअर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट किया, 2n स्क्वायर में से कांस्टेंट को निगलेक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर, मीन के g ऑफ n हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब ओमेगा को क्या कहते हैं, ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड लोअर बाउंड और बेस्ट केस, ठीक है। जैसे कि उसको बिगो को क्या कहते थे हम, अपर बाउंड और वर्स्ट केस कहते थे, और इसको कहते हैं लोअर बाउंड और बेस्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस और लोअर बाउंड ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्सिटी की तीसरी टाइप आ जाती है थीटा नोटेशन। इसमें क्या होता है, ये दोनों का एवरेज होती है, ठीक है। मीन्स कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसकी इक्वेशन देख लें कि ये कैसे होती है। इसका एवरेज बाउंड और एग्जैक्ट केस इसको ये भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों टाइप्स में से हमारे पास बिगो नोटेशन है, मीन्स के वर्स्ट केस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वही हमें कहा जाता है कि आपने निकालना है। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास पीस ऑफ कोड है, तो हमें उन्होंने कह दिया कि इसका वर्स्ट केस निकाल के दिखाओ, मीन के बिगो निकाल के दिखाओ, इसका बेस्ट केस निकाल के दिखाओ बिगो नोटेशन, मीन्स के ओमेगा नोटेशन इसके निकाल के दिखाओ, साथ में एवरेज बिगो इसकी तीसरी टाइप जो कम्प्लेक्सिटी की है ना बिग थीटा, ये निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये देखें i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक ये लूप चल रहा है, साइज तक, लेस देन साइज, मीन के हम साइज को लेट कर लेते हैं n, ठीक है। मीन्स के जो लूप है ना वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके n तक चल रहा है। तो यहाँ पे इसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ तक चल रहा है, n टाइम्स, मीन्स के इसकी बिगो क्या हो जाएगी, बिगो n। उसके पास बेस्ट केस क्या होता है, बेस्ट केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये देखें, अच्छा यहाँ पे बिगो वर्स्ट केस में n कैसे आया, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, हम लीनियर सर्च का ये फंक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, हमारे पास एक एरे है, इसने तो ओके मैं यहाँ से ले लेते हैं। ओके हमारे पास ये एक एरे है, एक लेट करते हैं,
लीनियर सर्च में हम कैसे सर्चिंग करते हैं, हम 1 बाय 1 सर्च करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है आपने इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एग्जैक्ट केस निकाल के दिखाना है। तो लीनियर सर्च में हम कोई ना कोई एलिमेंट ही सर्च कर रहे होते हैं ना अरे में से। लेट्स सपोज हमें 2 सर्च करना है और वो हमारी अरे में कहाँ पड़ा हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे। तो हम लीनियर सर्चिंग कैसे करते हैं, 1 बाय 1 पहले फर्स्ट इंडेक्स के साथ अपनी वैल्यू चेक करते हैं। मींस के अरे ऑफ आई में जो भी एलिमेंट आ रहा है क्या वो इक्वल है हमारी वैल्यू के। यस, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल हो जाए तो वो मैच हो जाता है कि यस आपको आपका एलिमेंट मिल गया। अब हमने वर्स्ट केस देखना है। अब हम फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट चेक करेगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट चेक करेगा। वर्स्ट केस क्या है कि जो भी एलिमेंट वो सर्च कर रहा है यूजिंग लीनियर सर्च वो उसे लास्ट पोजीशन पे मिले। तो लास्ट पोजीशन पे मिले इसका क्या मतलब है, उसे एन वाले लास्ट वाले इंडेक्स पे मिले। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कह सकते हैं वर्स्ट केस में कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ एन। तो उसके बाद बेस्ट केस इसका क्या हो सकता है कि हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो हमें लीनियर एरे में जो 2 हम सर्च कर रहे हैं वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल जाए। तो हम इसको क्या कहेंगे, हमें कितने स्टेप मूव करना पड़ा है, हमें सिर्फ एक स्टेप पे मूव करना पड़ा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस ऑफ बिग ओ क्या है, 1 है। इसको हम बिग ओ 1 कहेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट केस, एग्जैक्ट केस क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एन, ये क्या है अब एन प्लस 1। वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी एन और बेस्ट केस की कम्प्लेक्सिटी क्या है 1। एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एवरेज इसकी निकाली, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, लोअर ऑर्डर और कांस्टेंट को निगलेक्ट करना होता है। ये कांस्टेंट है, इसको निगलेक्ट किया, इसको निगलेक्ट किया, हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एन रह गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट केस भी क्या है, थीटा ऑफ एन। ये आपने ध्यान से वर्स्ट केस के साथ ओ का सिंबल लगाना है, बेस्ट के साथ ओमेगा और एग्जैक्ट केस में आपने थीटा की सिंबल यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स इसमें देख रहे होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जिससे आपको समझने में आसानी भी होगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल लूप्स में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये हमारा लूप है 0 से n तक चल रहा है, हमने वर्स्ट केस बताना है, मीन्स के 0 से n तक। वर्स्ट केस का आपको पता चल गया ना कि जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो किस पोजीशन पे मिलेगा, लास्ट पोजीशन पे। तो हम क्या इसकी कंसिडर करते हैं, उसकी फिर क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हमारे पास बिग ओ n आ जाएगी, ये आ जाएगा। और एक और चीज़ ये देखें, जब आप इंक्रीमेंटल लूप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ये देखें जो भी आप फंक्शन देखते हो, ये फॉर लूप है ना, आपने पहले देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है पर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, n तक। तो हम 0 से n तक, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं ना ये बिग ओ n है। लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज़ देखें, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, हर दफाई में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जितने का भी इंक्रीमेंट हो रहा हो उसके साथ हम क्या कर देंगे, n को डिवाइड। ये तो हमें पता चल रहा है कि इसको ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से n तक चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही है ये वाला लूप जो हमारे पास है, ये 0 से n तक चल रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और n तक चला। लेकिन यहाँ पे इजाफा कितना हो रहा है, मीन्स के चेंज कितना आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं n/2 कह सकते हैं। ये इसके प्रोसीजर में आपने लिखना है। तो लेकिन अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, निचले स्टेप में ये कांस्टेंट है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ओ n ही आ जाएगी। तो देखें ओ n/2 होगा, तो वो 2 निगलेक्ट हो गया, हमारे पास बिग ओ n ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ये कब है, उसके बाद अगर हमें को देखें फॉर लूप है, इसमें ये देखें अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 10 का। ये तो हमें पता चल गया, इसका हम लिखेंगे बिग ओ n ही लिखेंगे और इसको n को डिवाइड अब किससे करेंगे, 10 से कर देंगे, क्योंकि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आपने एक स्टेप बढ़ाने के लिए लिखना होता है ताकि पता चले कि आपको आता है इसका सारा प्रोसीजर। तो अब 10 क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको निगलेक्ट करके तो खाली लिख देंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, बिग ओ n है, क्योंकि हम कांस्टेंट को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह अगर ज़रूरी नहीं है फॉर लूप के ज़रिए ही आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कहा जाए,
वाइल लूप भी यूज़ हो सकता है जिसकी मदद से आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया हो। सेम वही चीज़ है, ये देखें यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है ना, अगर a लेस देन n तो a को उन्होंने इनिशियलाइज भी किया हुआ है 0, मीन्स के लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से n तक चल रहा है, 0 से n तक लूप चल रहा है। और यहाँ पे इजाफा कितना हो रहा है 2 का, तो n डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये देखें n डिवाइड बाई 2, 2 निगलेक्ट किया और हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग O n आ जाएगी। इसी तरह ये था इंक्रीमेंटल लूप। और डिक्रीमेंटल लूप के डिक्रीमेंटल लूप में हम क्या कर रहे होते हैं, सेम वही चीज़ है डिक्रीमेंटल में भी। ये देखें अगर हमारे पास ये है लूप, तो अगर ये स्टार्ट हो रहा है n से और ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 और 0 से n मीन्स के हिसाब तो वही है, लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n से 0 मतलब के 0 से n तक ही चल रहा है। हमारे पास टाइम इसकी कम्प्लेक्स वही है, लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n से 0 मतलब के 0 से n तक ही चल रहा है। हमारे पास टाइम इसकी कम्प्लेक्सिटी हम क्या कह सकते हैं कि इसका हम बिग O n लिख सकते हैं। ले ये देखें यहाँ पे भी डिवाइड करना होता है, 1 के साथ डिवाइड करें या ना करें तो उसको हम सिंपल कह सकते कि बिग O n। आप इसके साथ 1 को डिवाइड करके पहले देख लें क्योंकि एक का चेंज हो रहा है। जो इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। जितना भी चेंज हो रहा होगा, जितना एडिशन जितना सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, उतने को ही आपने n के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये आपने ध्यान रखना है। हर दफ़ा 0 से n तक ही लूप नहीं चल रहा होता, आपने ध्यान से देखना भी है। यहाँ पे लूप कितना चल रहा है, 0 से लेके n तक चल रहा है, तो यस आप n लिख देंगे। अब चेंज कितना आ रहा है 2 का, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 2 को आपने निगलेक्ट किया तो आपके पास बिग O क्या आ गई, बिग O n आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी आपने देख लेना है, 0 से n तक लूप चला, 10 के साथ डिवाइड किया, बिग O n आ गया। वाइल लूप में देखा a को इनिशियलाइज किया उन्होंने n से, और जब तक n ग्रेटर देन 0 रहेगा मीन्स के लूप 0 से n तक ही चलने वाला है। और चेंज कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, तो n डिवाइड्स बाय 2, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n आ जाएगी। वो थी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल में आपने क्या काम करना है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि जैसे वहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो अब ये कैसे इसको हम कैसे करेंगे। वहाँ पे तो हम डिवाइड कर रहे थे ना, जितना भी चेंज हो रहा था उसको उसकी n के साथ, उसकी कम्प्लेक्सिटी के साथ, उसके बिग O के साथ हम डिवाइड कर रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस सेम है जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखें मल्टीप्लिकेशन में लूप जो है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट हुआ हो तो वो भी बताती हूँ कि 1 से क्यों स्टार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 से क्यों स्टार्ट होती है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन 0 से स्टार्ट हो तो 0 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब 1 से n मीन्स के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आने लगी है n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मीन्स के आपने फ़ौरन से लिखना है n, तो आपने लिख लिया ना। मल्टीप्लाई के केस में आपने फ़ौरन से क्या लिख देना है, वर्ड लॉग। ये है सिर्फ डिफरेंस लॉग, और जितना चेंज आ रहा है ना वो आपने इसकी बेस में लिख देना है, लॉग बेस 2n। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके n तक, तो आपने फ़ौरन से लिखा बिग O n लिख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई है तो आपने फ़ौरन से लॉग लिख दिया। और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ, तो आपने वो इसकी बेस लिख दी। ये 3 चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपने ये सेम ऐसे लिख देना है। यहाँ पे कुछ भी निगलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही टर्म, पूरी की पूरी एक ही टर्म कंसिडर हो रही है। तो यहाँ पे अब वाइल लूप के जरिए देख लेते हैं, इनिशियलाइज किया 1 से, 1 लेस देन n, इसका क्या होगा, n तक चलेगा। मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे भी, तो आपने लॉग का वर्ब लिख दिया, लॉग लिखा, और साथ में 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो उसकी बेस बन जाएगी लॉग की, लॉग बेस 2n। डिवीजन का केस भी सेम है बिल्कुल। अगर यहाँ पे आई मल्टीप्लाई, जिस तरह यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसकी आपने सबसे पहले देखना है कहाँ से कहाँ तक लूप चल रहा है, 1 से n तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके क्या आने वाली है, n आने वाली है, तो बिग O n लिख दिया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड है तो आपने फ़ौरन से लॉग लिखा, जिसके साथ हो रहा है वो इसकी बेस में लिख दिया, ओके।
इसी तरह आपने ये वाला भी देख लेना है, 1 से n तक चला, उसकी बेस में, लॉग की बेस में वो लिख दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब 0 से n तक जा रहा है, आपने 4n से लिख दिया, इसकी भाई n लिख दी हमने। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने लॉग लिख दिया, ऐसी बात है, आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन ये क्या होगा, लॉग बेस 2 लिख दिया। लेकिन ये गलत होगा, आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे, आई तो 0 से इनिशियलाइज हुआ है, तो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई में इनिशियलाइज होगा तो आपने क्या लिखना है, ये आपने इसकी कम्प्लेक्सिटी इस तरह नहीं लिखनी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होती है, तो वो गलत होती है। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है आपने। उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स और नेस्टेड लूप्स। इनमें कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स क्या होते हैं, मतलब कि आपके पास जो भी लूप्स हैं वो एक ही बॉडी में लिखे हों, ठीक है, एक ही बॉडी में लिखे हों। ये है ना, इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और इसकी बॉडी कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे। एक ही बॉडी के अंदर ये वाला लूप भी लिखा हुआ है और साथ में ये वाला लूप भी लिखा हुआ है। मीन्स के इस लूप की बॉडी अपनी अलग है, मीन्स के इस लूप के फौरन बाद उसकी बॉडी आ गई है, इस लूप के फौरन बाद इस लूप की बॉडी आ गई है। अब मीन्स के ये कंबाइन करके लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले अलग इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लो। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके n तक चल रहा है, तो आप इसको कह दोगे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, n। यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो डिवाइड बाय 1 करना है आपने, तो मतलब कि वो n ही रहने वाला, बिगो n आ जाएगा। किसका, ये फर्स्ट वाले फॉर लूप का मैंने लिखा, ठीक है। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, इसका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, मीन्स के n लिख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई है तो आपने लॉग लिखना है, और 2 हो रहा है तो लॉग बेस 2n। तो जब यहाँ पे कंबाइन लूप होंगे तो तब आपने इस फॉर लूप की, ऊपर वाले फॉर लूप की और नीचे वाले फॉर लूप की जो भी होगी ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, उनको क्या करना है, आपने ऐड करना है। पहले की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आई थी n, तो दूसरे की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आई थी, लॉग बेस 2n। तो इन दोनों को ऐड किया तो अब देखें आपके पास ये एक फंक्शन बन गया। अब आपने इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। इट मीन्स के इसके अंदर आपने देखना है हायर ऑर्डर टर्म कौन सी है, लोअर ऑर्डर टर्म कौन सी है। तो हमेशा जो n है ना वो बड़ी वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू द लॉग ऑफ n। उसी नंबर का लॉग जो होता है ना किसी भी नंबर का, उस नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो मीन्स के यहाँ पे n हायर ऑर्डर टर्म कंसिडर की जाती है, लॉग वाली टर्म n के मुकाबले में छोटी होती है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिगो n आ जाएगी। तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, 0 से n स्क्वायर तक जा रहा है। अब ये देखें n स्क्वायर, तो इसकी n स्क्वायर तक चल रहा है, तो इसकी आप क्या लिखेंगे, बिगो n स्क्वायर ही लिखेंगे। ओके, अब इसकी देख लेते हैं, ये जा रहा है i इक्वल टू 0 से i स्क्वायर लेस देन n, मीन्स के i स्क्वायर, हमने इसको तो इम्पोर्टेंस दी हुई है, हम कैसे करेंगे, ये देखें आप सिंपली ऐसे लिखते हैं, इजी वर्डिंग में लिखते हैं i स्क्वायर लेस देन n, ऐसे ही है। तो अब हम हमेशा कंडीशन देखते हैं आई अकेले की, मीन्स के आई लेस देन होता है किसी चीज़ से, आई स्क्वायर को हमने नहीं देखा, तो हम इसको सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आई लेस देन कहाँ तक चल रहा होगा, स्क्वायर रूट n तक, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हमने अपनी मर्जी के मुताबिक कर ली, मीन्स के आई लेस देन कहाँ तक है, स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिगो स्क्वायर रूट n। तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड किया, पहले वाले की n स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट n। तो अब इन दोनों में से हायर ऑर्डर वाली कौन सी है, n स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो n स्क्वायर। ये थी हमारे पास कंबाइंड लूप, मीन्स के जैसे ही फॉर लूप के बाद फ़ौरन उसकी बॉडी आ जाए, तो इसमें आपने दोनों फॉर लूप की जितने भी फॉर लूप होंगे उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आपने ऐड करना है, ठीक है, आपने ऐड करना है। उस ऐड किए हुए फंक्शन में से आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब बात आ जाती है अगर आपको नेस्टेड लूप्स दिए हों, नेस्टेड लूप्स की सूरत में आपने क्या करना होता है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, नेस्टेड लूप का कैसे पता चलता है, ये देखें ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी बॉडी नहीं आई, 4n से एक अगला लूप स्टार्ट हो गया, मीन्स के इसी लूप के अंदर किसकी बॉडी के अंदर
अगला फॉर लूप इस्तेमाल हो गया। ज़रूरी नहीं कि फॉर लूप के बाद फॉर लूप इस्तेमाल हो, अगर फॉर लूप के अंदर फॉर एंड वाइल लूप भी इस्तेमाल हो जाए तो वो भी नेस्टेड लूप की एग्जांपल। अगर फॉर लूप के बाद अगर वाइल लूप के बाद वाइल लूप इस्तेमाल हो जाए तो वो भी नेस्टेड की अलामत है। मीन्स के उसकी बॉडी का स्टार्ट भी एक लूप से हो जाए तो इसी किसी भी लूप के अंदर जो लूप होता है उसको नेस्टेड लूप करते हैं। तो ये लूप के अंदर एक और लूप आ गया ना, तो इसको हम कह सकते हैं ये नेस्टेड लूप है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगी, बिग ओ एन आ जाएगी। अब अंदर वाले की कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे 1 से n, तो ये मल्टीप्लाई है तो इसकी क्या होगी, लॉग बेस 2n। ठीक है, ये होगी ना इसकी लॉग बेस 2n। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिस तरह आपने कम्बिनेशन में अलग अलग इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज को निकाल के ऐड किया था ना, नेस्टेड लूप ने आपने सिर्फ इन दोनों की कम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसकी आई थी n और इसकी आई थी लॉग बेस 2n। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, बिगो n लॉग बेस 2n। ठीक है, ये पूरी अब एक ही वैल्यू, इसमें आप कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ। इसी तरह अगर a इज इक्वल टू n है, वाइल लूप की मदद से ये देखें, वाइल लूप के अंदर भी एक और वाइल लूप आ गया। ये देखें, आपने ज़रूरी नहीं है कि अब आपने वाइल लूप को स्टार्ट किया तो फ़ौरन से ही आपको वाइल लूप मिल जाए। ठीक है, ये देखें उन्होंने एक लाइन लिखी है, मतलब वो इस लूप की है, लेकिन उसी लूप की बॉडी के अंदर ए लूप की बॉडी अभी एंड तो नहीं ना हुई है, कहीं पे एंड नहीं हुई है, तो इसी लूप की बॉडी के अंदर ये एक और लूप स्टार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो अब हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, ये 1 से n टाइम चल रहा है, n टाइम चल रहा है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास n। और यहाँ पे इसकी कम्प्लेक्सिटी ये देखें, यहाँ पे आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते, इस लूप की बॉडी और आउटर लूप की बॉडी हमारे पास एक तो ये स्टेटमेंट है आउटर लूप में, और दूसरी स्टेटमेंट ये वाली है आउटर लूप की। तो ये क्या, इसकी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है लॉग बेस 2n। ऐसे ही है, आउटर लूप की हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी लॉग बेस 2n, और जो इनर लूप है ये वाला वाइल लूप है, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस इज इक्वल टू प्लस हो रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे n को 2 के साथ। एक कम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये आई और एक की आउटर की हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ये आई। नेस्टेड लूप है तो इन दोनों की आपने कम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों की कम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट था तो आपने उसको निगलेक्ट किया और साथ में ये आपने लिख दिया, ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आई है नेस्टेड लूप की। ठीक है, यही था। उसके बाद हम अब देख लेते हैं, हमारे पास पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह आता है, हमने उसको सॉल्व किस तरह करना होता है। अगर आपको ऊपर से समझ आ गई तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, द रनिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम इज 4n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 7। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू दी हुई है कि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ n दिया हुआ है, वेयर n इज इनपुट साइज बट आर अपर एंड लोअर बाउंड्स। अपर बाउंड का पता ना, ये क्या होता है, हमारे पास वर्स्ट केस होता है, हमारे पास बिगो फॉर्म होता है, और एक लोअर केस बाउंड होता है, एक ओमेगा वाली होती है। ठीक है, फॉर ग्रोथ रेट ऑफ द प्रोग्राम ये फंक्शन है, तो इसका आपने जी ऑफ एन निकाला। सबसे पहले क्या होगा, लोअर ऑर्डर और कांस्टेंट निगलेक्ट, लोअर ऑर्डर निगलेक्ट, लोअर ऑर्डर निगलेक्ट, और ये क्या n क्यूब सबसे बड़ी थी ना, 4n क्यूब रह गया, 4n क्यूब में से भी अब 4 इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जी ऑफ एन क्या आ जाएगा, n क्यूब। तो अपर बाउंड क्या आ जाएगा आपके पास o के साथ n क्यूब, तो लोअर बाउंड क्या आ जाएगा आपके पास, लोअर बाउंड और अपर बाउंड में काम सेम ही करते हैं ना, कांस्टेंट और उसको निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ चेंज उसमें होता है थीटा में, उसमें हम एवरेज लेते हैं, यहाँ पे उसने पूछा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने कॉन्स्टेंट्स को भी निगलेक्ट नहीं करना, कॉन्स्टेंट्स और एन को भी आपने निगलेक्ट नहीं करना, मीन्स कि आपने सी को फाइंड करना है। तो हम सी और एन को कैसे फाइंड करेंगे, अपर बाउंड की इक्वेशन लिखी, ठीक है, एफ ऑफ एन जहाँ पे हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है सी डॉट जी ऑफ एन आपने निकाल दिया था एन क्यूब, तो अब आप सी निकाल सकते हैं, ये फोरन से एन क्यूब को नीचे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एन क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो खाली 4 रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एन रह जाएगा, इसके नीचे डिवाइड होगा तो एन स्क्वायर रह जाएगा, और इसके नीचे डिवाइड होगा तो एन क्यूब रह जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इनके नीचे आके डिवाइड होंगे। ठीक है,
अब हमने n और c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे? n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ खुद से पुट करके, खुद से सेलेक्ट करके हम देखेंगे। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 22, ठीक है। अगर आप n को 1 पुट करते हो तो c की वैल्यू आपके पास क्या आई? 22 आई। आप करके देख लेना। इस फंक्शन में आपने करनी है पुट। यहाँ पे आपने n की वैल्यू पुट करनी है, ये जो n है, ठीक है, यहाँ पे पुट सेलेक्ट किया आपने। इसी तरह आप 2 पुट करके देखें तो क्या आती है? अगर आपने 2 पुट किया तो 8 पॉइंट समथिंग आपकी ये वैल्यू आती है। अगर आप 3 पुट करते हैं, आप तो सो जितनी मर्जी आप 2-3 करके दिखा दें, उसके बाद आप इन्फिनिटी पे आते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी जब उस फंक्शन में ये देखें पुट हो रही है, 5 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, 6 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 7 बाई इन्फिनिटी क्यूब 0, मीन्स के 4 प्लस 0। तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 4। तो इन्फिनिटी के केस में हम इसको क्या कर लेंगे? कंसिडर कर लेंगे। हमारा c क्या निकल आया? 4। ये थी हमारी कांस्टेंट की वैल्यू और n की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी और c की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आई है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, हमारे पास पेपर का सोल्यूशन।